हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन ए रिएक्शन, अभी अभी हमने केमिकल रिएक्शन करी थी पीछे। ए रिएक्शन एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स and formulae of the reactants and product is called chemical equation। यानी कि एक रिएक्शन या एक केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड व्यक्त की जा सकती है यूजिंग सिंबल्स, यानी कि वो सिंबल्स यूज करके एंड फॉर्मूले यूज करके। किसके वाला? ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस हैं, रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके सिंबल्स और फॉर्मूलों का रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए नीचे एग्जाम्पल, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। एक एक केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखना और न जाने नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन विल रिपीट फ्रॉम चैप्टर 1 and all chemical reaction will utilize in next chapter 2 and moreover in chapter 3। तो all 3 chapters one day will become mix। देखिए जिंक मेटल रिएक्शन करती है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हम सबसे पहले क्या, अगर हम इसकी वर्ड इक्वेशन लिखें तो हमारा जिंक हो जाएगा ZnIC जिंक एंड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अभी नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है आपका एसिड बेस साल्ट आ रहा, तो उसमें डाइल्यूट और कंसनट्रेट के बारे में भी बताया जाएगा, यानी कि एसिड का क्लासिफिकेशन आएगा। तो डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें प्योर कंसनट्रेट एसिड जो है उसकी क्वांटिटी कम है और वाटर इसमें ज़्यादा है, यानी कि डाइल्यूट करके एक रेशो रखा जाता है तब बनता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये बातें बताई जाएगी, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, कंसनट्रेट क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर जिंक मेटल के रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहे हैं एंड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो Zn, जिंक के लिए सिंपल हम पहले Zn लिखेंगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 लिखेंगे। डाइल्यूट हमने इंडिकेट करा है यहाँ पर, और डाइल्यूट DIL नहीं भी लिखेंगे तब भी हम इसे डाइल्यूट ही मानेंगे, क्योंकि कंसनट्रेट अगर हमें रिप्रेजेंट करना तो CONG बनाना अनिवार्य है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज होगी, क्योंकि ये बिफोर रिएक्शन हो गया मेटल, और आफ्टर रिएक्शन यानी कि हमने एरो दिया है यहाँ पर, एरो के बाद रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है एज ए रिजल्ट। इसमें बनेगा क्या, जिंक सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन। अब मैं इसमें यहाँ पर 2-3 बातें बता रहा हूँ। पहले केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में न्यू सब्सटेंस बने हैं, देखो ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस, दोनों न्यू सब्सटेंस है और इनकी प्रॉपर्टी चेंज है। किससे चेंज है? जिंक से और सल्फ्यूरिक एसिड से चेंज है, क्योंकि ये साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। दूसरी बात और आगे इसमें यहाँ पर हमने एक बात ली थी कि इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो ओल्ड बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होते हैं? जो रिएक्टेंट में सब्सटेंस होते हैं, जैसे जिंक है, ये मेटल है, तो इस मेटल में क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक टाइप की जो बॉन्डिंग है इसमें, यहाँ पर इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलेगी देखने के लिए। कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। तो बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री इज ऑल्सो अनदर टॉपिक, यू विल मीट फ्रॉम दिस टॉपिक इन चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बॉन्डिंग जो H2SO4 में है और जिंक में है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग बदल गई है। यहाँ पर अब आगे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ZnSO4। तो ZnSO4 यहाँ पर साल्ट है, और साल्ट में जो होती है आयनिक बॉन्डिंग होती है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये ब्रीफली जो समझ में आएगा वो आपका चैप्टर 3 में ही आएगा। ZnSO4 में आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड ओल्ड जो था वो यहाँ पे बदल गया है आयनिक बॉन्ड में, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है। ये गैस जो है H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। नाउ we will take a new topic, balanced chemical equation।
तो हमारे यहाँ पर जो कि पहले पहले केमिकल रिएक्शन था, उसके बाद केमिकल इक्वेशन आया। अब केमिकल इक्वेशंस ही चलेंगी आगे को, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो वह केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस्ड करनी होती है, बैलेंस करनी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे टॉपिक है पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, पहले ये देखिए। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनकी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट्स में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, बैलेंस तो समझ गए ना, बैलेंस का मतलब बराबर, इक्वल, दोनों साइड में एटम्स का जो नंबर्स होता है बराबर होना चाहिए, बराबर होता है, उसे बैलेंस्ड कहेंगे यहाँ पर। जैसे Zn प्लस H2SO4, हमने पीछे की इक्वेशन ली है, Zn जिंक एंड प्लस H2SO4, और आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर ये गैस है यहाँ पर ही। तो इस प्रकार यहाँ पर अब हम देखते हैं रिएक्टेंट में जिंक के कितने एटम है टोटल। यहाँ पे जिंक का 1 एटम है, अगर कुछ आगे भी होता तो वो भी ऐड कर लेते हैं। कुल मिला के यहाँ पर रिएक्टेंट में जिंक के 1 एटम है। अब उधर देखते हैं दूसरी साइड में प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में जिंक के कितने एटम है टोटल देख लेते हैं। अगर हमारे और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं, 2 से ज़्यादा भी प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें जिंक को देखते हैं, तो जिंक का 1 एटम है, तो इट मीन्स 1 एटम इधर है, जिंक का 1 इधर है यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इक्वल है। अब आगे आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन के यहाँ पर रिएक्टेंट में ओवरऑल 2 एटम्स हैं, और इधर यहाँ पे प्रोडक्ट में देखते हैं तब भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब इधर आ गया ये रिएक्टेंट में सल्फर के कितने एटम है, सल्फर का ओनली 1 एटम है, और इधर प्रोडक्ट में सल्फर का 1 एटम ये रहा। अब एक ऑक्सीजन बचा रह गया, ऑक्सीजन के 4 एटम्स टोटल हैं यहाँ पर रिएक्टेंट में। अब इधर यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 4 हैं। तो इस प्रकार हमारे जितने एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट इक्वल हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। और केमिकल रिएक्शन के बारे में एक बात और बताना चाह रहा था, मैंने यहाँ पर पीछे डिफाइन करा था केमिकल रिएक्शन को कि एलिमेंट डू नॉट चेंज। तो जैसे जिंक यहाँ पर है तो जिंक इधर भी अपीयर हुआ, देखो प्रोडक्ट में। इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है H2SO4 में, तो हाइड्रोजन इधर भी अपीयर हुआ। सल्फर इधर है तो सल्फर इधर भी अपीयर हुआ। ऑक्सीजन इधर है तो ऑक्सीजन इधर भी अपीयर हुआ। इट मीन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। यानी कि जिंक इधर है तो ऐसा नहीं कि जिंक की जगह कोई मैग्नीशियम बन जाएगा, इधर जिंक है तो जिंक इधर भी आएगा, वो भले ही न्यू सब्सटेंस बन करके आए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग करना। एक एक केमिस्ट्री में कमांड अगर करनी है तो केमिकल फॉर्मूले पर और केमिकल नेम पर कमांड जरूरी है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये केमिकल सब्सटेंस ऐसे चल रहे हैं 9th लेवल के ही हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 1 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़रूर बननी है। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो इसलिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, देखते हैं इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल हैं। कैल्शियम का 1 एटम है, इधर भी कैल्शियम का 1 एटम है ओवरऑल, देखो प्रोडक्ट में। कार्बन का कितना एटम है, 1 एटम है, इधर कार्बन का 1 एटम दिया गया है। ऑक्सीजन के कितने हैं, देखो इधर रिएक्टेंट में 3 एटम्स हैं, और इधर ऑक्सीजन के देखो कितने हैं, 1 एटम ये रहा ऑक्सीजन का, और 2 ये रहे, तो टोटल कितने हो जाते, 3। तो नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो दिस इज वाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट वन एग्जांपल सिंपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो यहाँ पर हमें देखने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड, यानी कि रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स है 1, इधर कार्बन का नंबर ऑफ एटम 1 है, इधर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और इधर ऑक्सीजन के कितने, 2 हैं। तो इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन बोथ साइड, इट मीन्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दिस इज वाई दिस रिएक्शन या दीज रिएक्शंस आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए नीचे,
बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, रीड किया होगा ये, कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सभी की सभी, या केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, केमिकल इक्वेशन मीन्स उसे राइट करना पेपर पर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मीन्स उसे परफॉर्म करना, या तो परफॉर्म नेचुरली हो जाए या केमिकल लैब में जाकर करना, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मैटर नीदर क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉय ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर ना तो क्रिएट होता है ना ही डेस्ट्रॉय होता है। इट मीन्स आप इन तीनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं, अगर आप इसमें रिएक्टेंट का मास निकालते हैं 1 by 1 करके, तो वो मास प्रोडक्ट के बराबर होगा, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट आगे अब करते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखो अन लग गया है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। अब देखो डिफाइन के बेस पर ही हमें वर्क करना होता है। ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और जहाँ पर ऐसा होता है उसी को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, देखिए एग्जाम्पल में रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये एग्जाम्पल लिया है। जो भी केमिकल इक्वेशन आती हैं उसको केयरफुली करना है, और पेपर पर यानी कि अपनी नोटबुक पर पेन से लिख कर देखना है। केमिस्ट्री में अगर फॉर्मूलों पे कमांड है तो ही केमिस्ट्री रनिंग में आ जाएगी, नहीं तो अदरवाइज बहुत मुश्किल है। केमिस्ट्री बहुत टफ है, और इजी में इजी और टफ में टफ है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन बिटवीन नाइट्रोजन करी, तो दोनों के हमने क्या कर लिए? सिंबल लिख लिए, यानी कि फॉर्मूले लिख लिए। जहाँ पॉसिबल सिंबल होता तो सिंबल लिखा जाता है, और हाइड्रोजन का तो मॉलिकुलर फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, और नाइट्रोजन का मॉलिकुलर फार्मूला N2 और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन को इधर लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को भी इधर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बना? प्रोडक्ट में अमोनिया बनेगा, हमेशा याद रखना है यहाँ पर ये बात। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट में? 2। इधर प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 हैं यहाँ पर, तो अनइक्वल है। इधर 3 इधर 2 हैं, तो अनइक्वल हो जाते हैं यहाँ पर ही। अब देखिए दूसरी नाइट्रोजन के कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 है ओनली। तो ये क्या हुआ? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे रिएक्शन किसके बिटवीन कराई जा रही है? बिटवीन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन का सिंबल या फॉर्मूला राइट करेंगे, हाइड्रोजन का H2 प्लस ऑक्सीजन का हम मॉलिकुलर फार्मूला क्या राइट करेंगे? O2। सिंबल नहीं करेंगे, सिंबल जहाँ पॉसिबल है, जैसे सोडियम आता है तो सोडियम का कोई मॉलिकुलर फार्मूला नहीं होता, सोडियम को सिंबलाइज ही यूज़ करा जाता है, जैसे Na, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली जैसे मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम को सिंबलाइज करा जाता है जैसे Mg से, लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मॉलिकुलर फॉर्म में राइट करे जाते हैं, इनके एटम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये 9th क्लास में अगर आपने प्रॉपर स्टडी करा है तो आप समझ रहे होंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको वंस अगेन एक बार फिर मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी। अब देखिए रिजल्ट क्या बनता है यहाँ पर? प्रोडक्ट में वाटर। अब हमें क्या देखना? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हमने ऑब्जर्व करने हैं दोनों साइड में, तो हमारा अनबैलेंस्ड है। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम्स हैं यहाँ पर, और इधर हाइड्रोजन के कितने? 2 एटम्स हैं, ठीक है, बराबर है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पर अगर एक एटम के भी अनइक्वल रह जाते हैं तो उसको भी अनबैलेंस कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के तो चलो ठीक है बराबर हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन अब ऑक्सीजन के लिए प्रोडक्ट में देखो तो ऑक्सीजन के 1 है, तो इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दिस इज वाई दिस इज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखिए यहाँ पर एक बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अब पहले था आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब टॉपिक आया है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पर है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अब आप बैलेंस करना सीखेंगे, कैसे करेंगे? अब देखिए सबसे पहले इसे डिफाइन करना है, डिफाइन के अकॉर्डिंग ही हम बैलेंस करते हैं, और डिफाइन एक सिस्टमेटिक एक प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ए इक्वेशन। इसमें यहाँ पर देखो
प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल, यानी कि इक्वल एटम्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, उन्हें इक्वल करना, ये कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ ए इक्वेशन। देखो एग्जांपल में समझना प्रॉपर। देखिए बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखो स्टेटमेंट है ये, और इसी के अकॉर्डिंग हमने पहले केमिकल इक्वेशन को राइट करा है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बर्न करा जा रहा है इन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिया, और एरो के बाद आपका क्या बनना है, टू फॉर्म वाटर, तो वाटर बन जाता। अब हम इसमें यहाँ पर एक इक्वेशन ली, देखो मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ थोड़ा, H2 प्लस O2, और यहाँ पर क्या करा हमने H2 किया, ठीक है। यहाँ पर अब हमें बैलेंसिंग करना है, तो इसमें हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ एटम्स हमें इक्वल चाहिए, करने हैं, अनइक्वल हैं तो इक्वल करने हैं। तो इसमें रिएक्टेंट ये है आपका, एंड प्रोडक्ट ये है। तो रिएक्टेंट में कितना है, देखो पहले एक को देखो, हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, तो इक्वल है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट में देखो ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं, 2 हैं यहाँ पर, और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 करना है। तो 2 करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 राइट करेंगे। तो इस प्रकार ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे 2 2 जा 4, इसे मल्टीप्लाई करा जाता है, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन के 4 हो जाते हैं, तो इन्हें हाइड्रोजन को 4 करना है। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट 2 रख दिया जाएगा। अब इस समय देखो एक बार फिर ट्राई कर लो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए इधर यहाँ पे 2। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि बैलेंसिंग होगी, इस समय ये बैलेंस्ड है। और हमने बैलेंसिंग क्या है, हमने सीख रहे हैं, कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर रहे हैं, तो ये बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। और ये एग्जाम्पल्स इसमें भी बुक में दिया है, पहले मैंने एक अनबैलेंस लिखी और फिर मैंने उसे बैलेंस किया है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म अमोनिया। ये सब एग्जाम्पल पीछे जा चुके हैं, लेकिन वंस अगेन यहाँ पर बैलेंसिंग सीखा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये फिर दिए जा रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट में काम आएगा नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, यानी कि प्लस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं उसे रिएक्टेंट में प्लस करके लिखा जाता है। और एरो के बाद जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनने हो तो उसे भी यहाँ पे प्लस करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा मॉलिकुलर H2। अब यहाँ पे बन क्या रहा है, टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया के लिए आएगा NH3। ये तो देखो भैया याद रखने पड़ेंगे तुम, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने रिएक्टेंट में देखते हैं, रिएक्टेंट ये पोर्शन है, प्रोडक्ट हमारा ये, हमें नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना है। यहाँ पर बराबर इक्वल नहीं है। अब नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, इधर 2 हैं एटम्स नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन के इधर कितने हैं, देखो 1 एटम है ओनली, तो 1 एटम है तो हमें बराबर करना है इधर के, तो इधर 2 है तो इधर यहाँ पे 2 कोफिशिएंट देना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे कितने हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, 2 इधर हो गए। अब हाइड्रोजन कितने बन गए 2 लगाने से, 2 3 जा 6 बन गए हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन बनने के कारण हमें 6 हाइड्रोजन ही इधर करने हैं। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, ओनली 2, तो 2 करने के लिए क्या कोफिशिएंट रखेंगे, 3 राइट करेंगे, 3 2 जा 6। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बैलेंस्ड हो जाता है, नंबर ऑफ एटम्स बिकम इक्वल इन both sides reactants and product. Now we will take the another examples for balancing. Iron react with steam, important equation है, every equation is very important, क्योंकि ये all equations you will study in chapter 2 somewhere, chapter 3 in somewhere, and even in higher classes, यानी कि in 11th and 12th also. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है यहाँ पर। तो ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आयरन सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि ये ऐसा ऑक्साइड बनेगा कि आयरन की सेकेंड और थर्ड वैलेंसी यूज़ हो रखी है, नीचे समझाऊंगा मैं इसे। देखिए यहाँ पर पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, आयरन Fe प्लस H2, तो यहाँ पर आयरन Fe प्लस किससे रिएक्शन करता है, स्टीम से, तो H2O, तो फॉर्मूला तो ये होगा, लेकिन स्टीम इसे लिख देंगे, स्टीम इस प्रकार से, तो वाटर की कौन सी स्टीम फॉर्म होगी, और आपका क्या बनना है यहाँ पर, आयरन सेकेंड एंड थर्ड तैयार हो रहा। तो आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, Fe2O3 Fe3 बोलेंगे यहाँ पर, Fe3O4, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे बनेगी हाइड्रोजन। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करती है तो उस केस में भी हाइड्रोजन बनेगी वहाँ पर।
देखिए यहाँ पर अब हमें बैलेंसिंग करना है इसमें। यहाँ पर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है, ये रिएक्टेंट हो जाते हैं, रिएक्टेंट सब्सटेंस, और ये प्रोडक्ट सब्सटेंस हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर आयरन 1 एटम है, इधर आयरन के कितने 3 एटम से ओवरऑल टोटल ऐड कर लेते हैं 3, तो हमें 3 करना पड़ेगा, 3 कोफिशिएंट राइट कर दिया। अब इधर आ गया ये, इधर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन को देख लीजिए, यहाँ पर किसी को भी कंसिडर कर लीजिए। तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर इधर, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, तो बराबर है अभी तक। अब ऑक्सीजन का नंबर आता है तो ऑक्सीजन का 1 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, तो इधर ऑक्सीजन के 4 हैं और इधर 1 है, तो हमें यहाँ पर 4 करने पड़ेंगे। 4 ऐसे करेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट राइट करके, ध्यान देना। तो 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं यहाँ पर, तो 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर अब चेंज हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8 हाइड्रोजन बन जाते हैं। अब हमारे हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इधर 2 का हमें क्या करना है 8 करना है। तो 2 का 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कोफिशिएंट रखिए जिससे कि 8 बन जाए। यानी कि हम यहाँ पर क्या करें, आपका 4 ही कर दिया जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाता है। 8 हाइड्रोजन इधर हो जाते हैं, 8 हाइड्रोजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर हो जाते हैं, 4 ऑक्सीजन इधर, 3 F इधर हो जाते हैं, 3 Fe इधर हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए इसमें Fe3O4 में जो बनता है आयरन सेकंड और थर्ड होता है यहाँ पर। तो आयरन सेकंड का जो फॉर्मूला होता है ये Fe2O होता है, और आयरन थर्ड का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। इसमें आयरन की सेकंड वैलेंसी यूज़ है, आयरन की 2 वैलेंसी और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, तो Fe2O2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला FeO रह जाएगा। इसी प्रकार इसमें आयरन की 3 वैलेंसी हैं, 3 चार्जेस हैं इधर आए हुए ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन के 2 चार्जेस इधर आएंगे। 9th लेवल के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार फॉर्मूला Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं FeO और Fe2O3 को, तो आपका Fe3O4 बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि साइंस की अपलोड की हुई वीडियो आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।